नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंचल अग्रवाल है और आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आपने नाम सुना है महाजनपद का। महाजनपद जिसका विकास आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। जिन महाजनपदों का विकास उत्तर भारत में हुआ था और इनकी संख्या 16 थी। तो इन महाजनपदों की चर्चा हल्का सा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था। ये मगध नाम का महाजनपद। अब ये मगध नाम का महाजनपद जो एक छोटा सा राज्य था वो आगे जाके बहुत बड़ा साम्राज्य बना। तो मगध को मगध राज्य से साम्राज्य बनाने में किसका किसका हाथ रहा है, क्या महत्व रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं लिख रहा हूँ महाजनपद, देखो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ महाजनपद, महाजनपद, ये लिखा है ना महाजनपद। अगर महाजनपद लिखा है तो 2 मिनट हमको ये सोचो कि यहाँ पे लिखा क्या है। पहले लिखा हुआ है जन। जन का मतलब होता है लोग। ध्यान रखना कि जन का मतलब होता है लोग, जनता। जनता क्या होती है? जनार्दन होती। जन का मतलब लोग होता है। अच्छा, लोग कहीं पर रहेंगे तो क्या कहलाएगा? जनपद। तो ऋग्वैदिक काल में लोग कैसे रहते थे? कबीले के फॉर्म में रहते थे। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब खेती बाड़ी करने लगे बड़े पैमाने पर, तो खेती बाड़ी करने की वजह से वो कहीं पे जाके बस गए। तो जन जो है वो जनपद में परिवर्तित हो गया। और जन जो है जब जनपद में परिवर्तित हो गया, उसके रूप में परिवर्तित हो गया, जनपद के रूप में परिवर्तित हो गया, तो एक जनपद को पता है कि अगर हम इतने बड़े इलाके पे खेती बाड़ी करेंगे तो इतना ही फायदा होगा। लेकिन अगर हम और बड़े इलाके पे कब्जा कर लेंगे तो और फायदा होगा, और बड़े इलाके पे कब्जा कर लेंगे तो और फायदा होगा। तो जनपद का आपस में टकराव होने लगा, डिशुम 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 होने लगा। अब 2 जनपद लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। जो हारा वो बाहर हो गया और जो जीता वो बड़ा हो गया, महा हो गया। इस तरीके से जनपद किस में कन्वर्ट हो गए? महाजनपद में। तो जन जनपद में परिवर्तित हुआ और जनपद महाजनपद में परिवर्तित हुआ। और ऐसे बड़े बड़े महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। और आसान भाषा में कह सकते हो कि ये क्या है? ये बड़े बड़े नगर हैं। और इन जो बड़े बड़े नगर है, ये जो बड़े बड़े नगर है जिनकी संख्या 16 है और जिनका विकास कहाँ हुआ है? जिनका विकास लगभग उत्तर भारत में हुआ है। जिनका विकास कहाँ हुआ है? लगभग उत्तर भारत में। अगर आप देखोगे तो देखोगे कि कुछ महाजनपद कहाँ नजर आएंगे? कुछ महाजनपद आपको नजर आएंगे हिमालय की तलहटी में, कुछ महाजनपद नजर आएंगे गंगा के मैदान में, कुछ महाजनपद नजर आएंगे आपको मध्य प्रदेश में, कुछ महाजनपद नजर आएंगे महाराष्ट्र में, कुछ राजस्थान में और कुछ भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? देखो, कुछ महाजनपद नजर आ रहे हैं भारत के तलहटी में। ये सही से मैप नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो कुछ आपको हिमालय के तलहटी में, कुछ आपको गंगा के मैदान में, कुछ एमपी में, कुछ गुजरात में, माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र में, कुछ राजस्थान में, कुछ भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में। और अगर हम इन महाजनपदों की जानकारी की बात करोगे तो इन महाजनपदों के बारे में हमें 2 किताबों के मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। एक है आपकी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये भगवती सूत्र वो किताब है जो जैन धर्म की है, जहां से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी किताब का नाम है अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म की किताब है। ध्यान रखिएगा, इसी महोदय को बंद कर देते हैं। तो अंगोत्तर निकाय किस धर्म की किताब है? तो अंगोत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म की किताब है। तो कैसे याद रहेगा? बी से होता है बुद्धिज्म, ए से होता है अंगोत्तर निकाय। जिंदगी में 2 अक्षर पढ़े हैं, बी ए वो भी उल्टा पढ़ लिए। तो इन 16 महाजनपदों की बात करो तो 16 महाजनपद जिनकी संख्या 16 है, ये बड़े बड़े नगर है जिनका विकास उत्तर भारत में हुआ है। और इन महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो है विस्तार से जानकारी देते हैं। इन 16 के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली था। एक महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। और इस मगध नाम के छोटे से राज्य ने आगे जाके पूरे उत्तर भारत समेत पूरे भारत पे कब्जा किया। तो जो मगध था वो आगे जाके मगध साम्राज्य बना। और इस मगध को मगध साम्राज्य बनाने में पता नहीं क्या हो गया है। इस मगध को मगध साम्राज्य बनाने में, इस मगध को मगध साम्राज्य बनाने में किसी एक राजवंश का हाथ नहीं रहा है, कई राजवंश का हाथ रहा है। तो मगध को मगध साम्राज्य बनाने में कई सारे राजवंश का हाथ रहा है। अच्छा, साम्राज्य क्या होता है? इस शब्द को तोड़ो और तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सम और राज्य। एक ऐसा राज्य जिसने क्या किया हो? जिसने
आसपास के राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया हो। तो सबको अपने में मिला लेने वाला, सम्मिलित करने वाला राज्य क्या कहलाएगा? साम्राज्य कहलाएगा। और ऐसा साम्राज्य बनाने वाले कौन थे? मगध के लोग। तो क्या कहलाया? मगध साम्राज्य कहलाया। अगर ये काम करेंगे मुगल तो मुगल साम्राज्य, विजयनगर तो विजयनगर साम्राज्य, चोल तो चोल साम्राज्य। तो मगध को मगध साम्राज्य बनाने में किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं था, बल्कि 6 राजवंशों का योगदान था। 6 राजवंश हुए जिन्होंने मगध को मगध साम्राज्य बनाया। और वो 6 राजवंश कौन कौन से थे? आप देखोगे कि पहला राजवंश नजर आएगा हर्यक राजवंश। पहला कौन सा आएगा? हर्यक राजवंश। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? हर्यक। हर्यक के बाद में दूसरा राजवंश कौन सा है? ध्यान रखिएगा, शिशुनाग। हर्यक के बाद में दूसरा राजवंश कौन सा रहा है? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद में अगला राजवंश कौन सा रहा है? नंद। नंद के बाद में अगला कौन सा रहा है? मौर्य। मौर्य के बाद में अगला कौन सा रहा है? शुंग। और शुंग के बाद में अगला कौन सा रहा है? कण्व। तो ये 6 राजवंश रहे जिन्होंने एक एक करके मगध के ऊपर शासन किया। पहले आपको नजर आएगा हर्यक, फिर हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद में नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद में शुंग और शुंग के बाद में कण्व। बात समझ में आ रही है? अब आपको यह समझना चाहिए कि शुरुआत के जो 4 हैं हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, इनके समय साम्राज्य का विस्तार हुआ है। इनके समय साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन शुंग और कण्व को जब पढ़ोगे तो शुंग कण्व के समय जो है मगध डिक्लाइनिंग फेज में चला गया। मतलब इन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया, तो इन्होंने इसको और आगे बढ़ाया, और इन्होंने तो चरम पे पहुंचा दिया। तो इन चारों के समय साम्राज्य की सीमाएं बढ़ी हैं, घटी नहीं। लेकिन इनके जमाने में साम्राज्य की सीमाएं घटना शुरू हो गई, क्योंकि मगध की उपलब्धियों को बिल्कुल शुंग संभाल ही नहीं पाए और कण्व तक आते आते ये खत्म ही हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 6 को तो पढ़ना है। 6 में से 4 साम्राज्यवादी रहे और 2 उनकी उपलब्धियों को संभाल नहीं पाए। इसीलिए एग्जामिनर इनको क्रम पूछता है कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो याद रखिएगा, उसको याद करने का तरीका क्या है? हसीन माशुक। जब कोई हसीन होगी या हसीन होगा तभी वो आपकी माशुका बनेगी या माशुक बनेगा। भाई किसी को पसंद करोगे ना तभी तो वो तुम्हारी, या पसंद करोगे या पसंद करोगी, जो वटेवर जो भी करना हो, ठीक है, तभी तो तुम्हारी माशुक माशुका बनेगी। सिंपल सी बात है। तो हा से क्या हो गया? हर्यक हो गया भैया। सा से क्या हो गया? शिशुनाग हो गया। ना से क्या हो गया? नंद हो गया। माँ से क्या हो गया? मौर्य हो गया। सा से क्या हो गया? शुंग हो गया। का से क्या हो गया? कण्व हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान रखिएगा, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? बात, मुद्दा समझो। मुद्दा जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हसीन माशुक याद रखना, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। हर्यक ने जो कुछ हासिल किया उसको आगे बढ़ाया शिशुनाग ने। हर्यक शिशुनाग ने जो कुछ भी हासिल किया उसको आगे बढ़ाया नंद ने। हर्यक शिशुनाग नंद ने जो हासिल किया उसको मौर्य अपने चरम पे लेके चले गए। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुम मैप देखोगे तो मैप पे तुम देखोगे जब हर्यक गद्दी पर बैठेंगे तो उनके समय में, हर्यक के समय में जो मगध की सीमाएं हैं वो कहाँ होंगी? यूपी और बिहार के क्षेत्र में होंगी। सहमत हो? हर्यक के बाद में गद्दी पे कौन बैठे? हर्यक के बाद गद्दी पर बैठे शिशुनाग। शिशुनाग ने थोड़ा सा एमपी के क्षेत्र में अपने पांव रखे, तो गद्दी पर कौन बैठेंगे अब? शिशुनाग। तो शिशुनाग के समय अब यूपी और बिहार तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो है अब आपको एमपी का कुछ क्षेत्र मिल जाएगा। तो हर्यक की उपलब्धियों को शिशुनाग ने आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बिल्कुल बढ़ाया। इसके बाद नंद आ जाएंगे, और जब नंद आ जाएंगे तो नंद के समय सीमाएं पंजाब तक पहुंच जाएंगी, और ना केवल पंजाब, नीचे उड़ीसा तक पहुंच जाएंगी। तो नंद के समय क्या होगा? नंद के समय यूपी भी होगा, बिहार भी होगा, समझ में आ रहा है, एमपी भी है, उड़ीसा भी है और सम पार्ट ऑफ पंजाब भी है।
तो हर्यक की उपलब्धियों को शिशुनाग ने आगे बढ़ाया और हर्यक शिशुनाग की उपलब्धियों को नंद ने आगे बढ़ाया। फिर गद्दी पे कौन बैठे? फिर गद्दी पर बैठे मगध वाले, और मगध के समय तो मौर्यों की सीमाएं, मगध के ऊपर मौर्य बैठे, और मौर्यों के समय जो सीमा है ऊपर अफगानिस्तान से लेकर पूरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, नेपाल सब। इसका मतलब क्या है कि मौर्यों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। तो मौर्यों ने क्या हर्यक, शिशुनाग, नंद और नंद की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो सिंपल सी बात है कि हर्यक, शिशुनाग, नंद की उपलब्धियों को मौर्य आगे लेके गए, और मौर्यों के समय तक भारत की सीमाएं ऊपर अफगानिस्तान से लेकर नीचे कर्नाटका तक फैली। इतना बड़ा साम्राज्य बनाए, और इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं रहा है, कई सारे राजवंशों ने इतने सालों तक योगदान दिया, तब जाके इतना बड़ा साम्राज्य बन पाया। बात समझ में आ रही? लेकिन इस साम्राज्य को जब मौर्य वंश खत्म होता है तो इस साम्राज्य को शुंग वंश संभाल नहीं पाया, और जब शुंग वंश संभाल नहीं पाया तो धीमे 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 राजनीतिक सीमाएं घटने लगी, और घटते 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 ये सब हाथ से निकल गया, ये सब हाथ से निकल गया, और इनके हाथ में केवल यूपी और बिहार बचा। और जब जाके शुंग खत्म हुए तो शुंग के हाथों में केवल बिहार का एरिया बचा, और जब शुंग खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ये समझाया, कि आखिरकार महाजनपद का एक साधारण भाषा में मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, और जो मगध है वो मगध से मगध साम्राज्य बनता कैसे, जिसमें 6 राजवंश में से पहले ने मगध को साम्राज्य बनाया और आखिरी के 2 उसकी उपलब्धियों को संभाल नहीं पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई शिकायत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे दूर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तमाम जगह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के कंटेंट हम देने की प्रयास ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।